So the topic is combination of capacitors in series and parallel. तो पहले हम पढ़ेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है एंड देन वी विल स्टडी द पैरेलल कॉम्बिनेशन. सो नंबर वन, capacitors in series. Capacitors in series. Let's say we have three capacitors. इसका कैपेसिटेंस है C1, इसका कैपेसिटेंस है C2, इसका कैपेसिटेंस है C3. ऑल द थ्री हैव डिफरेंट कैपेसिटेंस. ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है. कौन से है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. अब होगा क्या, ध्यान से देखो. इस वाले कैपेसिटर पर इस साइड मैंने बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ दिया. क्या किया? पॉजिटिव टर्मिनल इधर जोड़ा है इस वाले कैपेसिटर. तो अब ये पॉजिटिव करेगा क्या कि इसकी प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स को पुल आउट करेगा, खींचेगा. तो यहां पर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव. आई बात समझ में? इसकी वजह से, प्लस की वजह से इस वाली प्लेट पर चार्ज कैसा आएगा? बोलो. नेगेटिव. ठीक है. अच्छा, यहां नेगेटिव आया और इसी कैपेसिटर को, मतलब इसकी नेगेटिव प्लेट को दूसरे की पॉजिटिव प्लेट से जोड़ा है. समझ में आ रही बात? ये तो अगर एक कैपेसिटर के हेड और टेल दूसरे से इस तरीके से जुड़े हुए, तो हम कहेंगे कि ये कॉम्बिनेशन कैसा है? सीरीज कॉम्बिनेशन. जैसे रेजिस्टेंस सीरीज में पढ़े थे आप, वैसे ही ये भी है. बट यहां पर हो क्या रहा है? पॉजिटिव को आपने इधर जोड़ा तो इधर प्लस चार्ज आया, इधर पे माइनस चार्ज. और ये इस प्लेट को इसके साथ जोड़ा गया तो यहां निगेटिव है, तो यहां पर कैसा इंड्यूस हो जाएगा? पॉजिटिव. तो फिर यहां पर नेगेटिव, यहां पर पॉजिटिव. ठीक है. लेकिन इधर पर नेगेटिव कैसे आ रहा है? ये क्योंकि ये वाली बैटरी का जो नेगेटिव है वो यहां पर कनेक्टेड है. तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ये प्लस वाला जो टर्मिनल है इधर से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है और ये सप्लाई कर रहा है इधर. क्लियर हो गई बात? ये. एंड नाउ ऑल द थ्री कैपेसिटर्स आर इन सीरीज. अब जितना यहां प्लस था उतना यहां पे माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू. इसका मतलब है कि जब ये कॉम्बिनेशन सीरीज का होता है तो यहां पर चार्ज कैसा रहेगा हर कैपेसिटर में? सेम. इस पर भी क्यू चार्ज स्टोर होगा, इस पर भी क्यू चार्ज स्टोर होगा, इस पर भी क्यू चार्ज स्टोर होगा. आई बात समझ में? तो सीरीज कॉम्बिनेशन इज अ काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन इन विच द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज सेम. क्लियर हो गई बात? ये. अब अगर चार्ज सेम है, C1 इसका कैपेसिटेंस है, तो वोल्टेज कितना होगा? V1 इज इक्वल टू, जरा बताओ कितना होगा वोल्टेज? C इज इक्वल टू Q अपॉन V होता है, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q अपॉन C. पहले पे वोल्टेज कितना होगा? Q बाई C1. बोलो, ये चीज समझ में आ गई? तो इस पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? Q बाई C1. यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? V2 इज इक्वल टू Q बाई C2. और यहां पर कितना होगा? V3 इज इक्वल टू Q बाई C3. इतनी बात सबको समझ में आई? चार्ज सभी पर सेम रहेगा. याद रखना, जब भी कैपेसिटर सीरीज में लगे होंगे सब पर चार्ज कैसा होगा? सेम. जैसे हम लोग वहां पे पढ़ते थे कि रेजिस्टेंस अगर सीरीज में होते हैं तो हर रेजिस्टर से करंट कैसा जाएगा? सेम. सिमिलरली यहां पर सब पे चार्ज कैसा होगा? सेम. नोट करो. अच्छा, यहां पर टोटल वोल्टेज जो दिया है वो दिया आपने V. क्या दिया है? V.
नाउ अब हमसे क्या पूछेगा, कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए हैं तो इसका इक्विवेलेंट निकालो। फॉर्मूला हमें किसका चाहिए, इक्विवेलेंट। मतलब इन तीनों की जगह पर हम एक ही लगाएं तो उसका कितना कैपेसिटेंस बनेगा, यही तो है। तो हम इक्विवेलेंट के लिए इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट देखो यहाँ पे, दैट हमने वी ही लगाया यहाँ पर, पोटेंशियल वी पोटेंशियल, एंड वी हैव द कैपेसिटेंस सी इक्विवेलेंट और सी टोटल। ठीक है, और इसमें चार्ज कितना स्टोर हुआ, क्यू, क्योंकि इन तीनों में चार्ज कितना स्टोर हो रहा है, क्यू ही तो स्टोर हो रहा है। बोलो, और वोल्टेज कितना दे रहे हो, तो हमने ऐसा मान लिया कि इन तीनों की जगह मैंने एक ही लगाया, उस पर चार्ज कितना स्टोर हो रहा है, क्यू। तो ये हो गया सी इक्विवेलेंट। अब ये सी इक्विवेलेंट कैसे निकलता है उसका फॉर्मूला डेराइव करने के लिए आएगा, तो डायग्राम बना लोगे, और इसके साथ साथ ही ये हो जाएगा इसका इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट सर्किट। इक्विवेलेंट सर्किट, डायग्राम बना लिया सभी ने, चलो जी। नेक्स्ट, सो यू गॉट दिस थिंग दैट कि यहाँ पे टोटल जो चार्ज दिया आपने यहाँ पे, वी टोटल वोल्टेज कितना दिया, वी, तो वही पोटेंशियल यहाँ पर क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है। तो वी कैन से दैट इन द सर्किट V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। बोलो, होगा नहीं होगा, अगर यहाँ पर 12 वोल्ट है तो वही 12 वोल्ट तो यहाँ पे डिवाइड हुआ होगा। ठीक है, किसी में 2 गया, किसी में 8 गया, किसी में 2 गया, ऐसे अलग अलग है तो सभी में अलग अलग वोल्टेज है। अच्छा, तो ये हो जाएगा, कहता हूँ V1 कितना लिखा है, Q बाई, ये हो जाएगा Q बाई, ये क्या हो जाएगा, Q बाई C3। बोलो, अच्छा ये V जो टोटल था वो इस वाले से निकालो, तो इस वाले से कैसे निकलेगा, V इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई सी इक्विवेलेंट, और इसी वैल्यू को उठा के कहां रखनी है, यहां रख दो। तो ये क्या हो जाएगा, Q डिवाइड बाई सी इक्विवेलेंट विच इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई C1, Q डिवाइड बाई C2 प्लस Q डिवाइड बाई C3। ठीक है, ये टोटल की बात कर रहे हैं तो टोटल वाला इससे भी तो निकाला जा सकता है, Q डिवाइड बाई सी इक्विवेलेंट। ठीक है, बोलो, इक्विवेलेंट सर्किट से। अब इनमें कॉमन क्या आ रहा है बताओ, क्या कॉमन उठाओगे इधर से, Q कॉमन उठा लो, 1/C1 1/C2 1 बाई, क्या ये कटेगा, तो 1/C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या आ गया, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये फॉर्मूला है किसके लिए, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। एंड इन दिस कॉम्बिनेशन, बस एक चीज याद रखना, सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको दिमाग में क्या रखना है कि जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन होगा क्यू कैसा रहेगा, सेम, और वोल्टेज डिफरेंट, या फिर कहेंगे वोल्टेज डिवाइड होगा, क्या होगा, डिवाइड होगा। अच्छा, डिफरेंट इसलिए नहीं होगा, अगर कैपेसिटेंस सेम हो गए तो फिर वोल्टेज भी ड्रॉप सेम ही सेम होगा। ठीक है, तो उस केस में हम ये बोलेंगे डिवाइड हुआ है, इक्वली डिवाइड हुआ है। समझ में आ रही बात, ये सीरीज कॉम्बिनेशन समझ में आ गया। अब इसमें पढ़ेंगे स्पेशल केसेस, क्या पढ़ेंगे, स्पेशल केसेस। स्पेशल केस नंबर 1, फॉर n कैपेसिटर्स, अगर हमारे पास n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हो तो उनका C इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 1/C2 1/C3 प्लस डॉट 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 अप टू 1/CNth। बोलो, ये फॉर्मूला 10 लगे हो, 10 की अलग अलग वैल्यू, तो फिर फॉर्मूला इस तरीके से ही नॉर्मली नोट कर, फॉर टू कैपेसिटर्स, अगर हमारे पास कितने कैपेसिटर हैं, 2,
तो उसका डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना, C1 प्लस C2 डिवाइड बाई, सॉरी, प्रोडक्ट डिवाइड बाई सम, C1 इंटू C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। ये फॉर्मूला याद रखोगे कितने के लिए? जब दो कैपेसिटर हो। निकला सर इसी से है, इसी फॉर्मूले से निकला है, देख लो। लेकिन बार बार आप 1/C1 1/C2 नहीं करना। जब दो के लिए बात करें, तीन है तो करो, ये लागू दो के लिए है, ठीक है? क्लियर हो गई बात ये? तब जैसे दो कैपेसिटर है तो 1/C1 1/C2 इज इक्वल टू 1/C इक्विवेलेंट, तो C1 प्लस C2 डिवाइड बाई C1 C2 इज इक्वल टू 1/C इक्विवेलेंट। तो हम कह सकते हैं कि C इक्विवेलेंट इसका रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आएगा? प्रोडक्ट डिवाइड बाई सम। आई बात समझ में? तो इसको यहां पे नोट कर लो कि हमको करना क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द टू डिवाइड बाई द सम फॉर द टू कैपेसिटर्स। एग्जाम्पल के लिए इसी के नीचे एग्जाम्पल लिख लेना। एग्जाम्पल सेज, जैसे कि अगर मान लो दो कैपेसिटर हैं, 2 माइक्रोफेरेड 5 माइक्रोफेरेड, दोनों कैसे हैं? यहां पे ये क्या हुआ? अरे मैं डायरेक्ट निकाल के फॉर्मूला बता रहा हूं ना कि सी इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, प्रोडक्ट कर दो उन दोनों का डिवाइड बाई सम। अब जैसे ये दो लिखे हैं सीरीज में है, आयुषी, आयुषी है ना, समझ में आया ये? अगर इनके इनका अगर इक्विवेलेंट निकालना है तो सी इक्विवेलेंट कैसे करोगे? इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो, कितना आएगा? 10, इन दोनों का सम कर दो, माइक्रोफेरेड लगा दो, खत्म काम। अगर नहीं आ रहा है तो भैया फिर आप एलकेजी में चलो, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/5, है ना? फिर ऐसे करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, है ना? फिर सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या आएगा? 10/7, तब ऐसे निकलेगा, है ना? तो ये 4 स्टेप बढ़ाने से अच्छा एक बार में लिख लो। क्लियर हो गई बात ये? इसीलिए, क्योंकि अभी जब क्वेश्चंस आएंगे तो आपको दो के लिए ये फॉर्मूला यूज कर लेना। आ गई बात समझ में? अच्छा, अब एक बात बताओ, ये आपको केस समझ में आ गया? दो के लिए केस समझ में आ गया? नाउ तीसरा नोट पॉइंट, इफ C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3 इज इक्वल टू C4 और ये सब इक्वल है किसके? Cn इज इक्वल टू C है। मतलब जितने भी कैपेसिटर्स लगाए थे वो सभी के सभी कैसे थे? इक्वल कैपेसिटेंस के। तो इसका मतलब है कि 1/C इक्विवेलेंट लिखोगे, 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C कितनी टाइम्स लिखोगे? n टाइम्स। कितनी टाइम्स लिखोगे? n टाइम्स। 1/C 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 कितनी बार लिखोगे? n टाइम्स। सो वी यू कैन सी दैट C इक्विवेलेंट कैसे आएगा? n टाइम्स 1/C। तो C इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? बोलो, C अपॉन n। क्या आ जाएगा? C अपॉन n। मान के चलते हैं, जैसे कि एक ये है कॉम्बिनेशन, 9 माइक्रोफेरेड 9 माइक्रोफेरेड 9 माइक्रोफेरेड, तीन लगाए मैंने कैपेसिटेंस, तीनों कैपेसिटर कैसे हैं? इक्वल है, और मुझे डायरेक्टली निकालना है क्या? सी इक्विवेलेंट। तो क्या करो, जो भी कैपेसिटर है और जितने कैपेसिटर हैं उससे डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा इसका इक्विवेलेंट? बोलो, 3। आई बात समझ? अगर 4 होते तो यहाँ 4 लग जाएगा, अगर 10 होते तो नीचे 10 हो जाएगा। क्लियर हो गई बात ये? तो टेक द कैपेसिटेंस डिवाइड बाय द नंबर ऑफ कैपेसिटेंस। इफ ऑल द कैपेसिटर हैव सेम कैपेसिटेंस। बोलो, ये बात समझ में आई? कोई ऐसा बैठा जिसको समझ नहीं आया? क्या हुआ, दिया नहीं आया? आ गया, अच्छा ठीक है, वेरी गुड, आ गया। तो इक्वल कैपेसिटर्स के लिए समझ में आ गया? तीनों पॉइंट समझ में आ गए? चौथा पॉइंट, एक मिनट थोड़ा सा ये, चौथा पॉइंट सुनो। मान लो मेरे पास दो कैपेसिटर्स हैं,
या पहले नोट लिख लो, सी इक्विवेलेंट इन सीरीज इज लेस देन, in series is less than least capacitance, या फिर कहें कि C equivalent in the case of series will be less than the C least, जो सबसे कम होगा कैपेसिटेंस उससे भी कम आएगा। सर कैसे, जरा देखो, मान लो कि मैंने आपको दो कैपेसिटर्स दिए और दोनों सीरीज में लगे हुए हैं, एक का है 2 माइक्रोफैरेड, एक का है 6 माइक्रोफैरेड, ठीक है, तो इनका इक्विवेलेंट बताओ जरा क्या आएगा, प्रोडक्ट डिवाइड बाई सम, दो लगे हैं तो दो, इसमें यही तो यूज लगाएंगे, तो क्या आ जाएगा बोलो, 12 डिवाइड बाई 8 माइक्रो फैरेड, 4 से ये कितनी बार जाएगा, तो ये टोटल कितना आया। अब जरा ध्यान से देखो, क्या सी इक्विवेलेंट जो इनमें सबसे कम था उससे भी कम आया, तो इन द केस ऑफ सीरीज, इन द केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, इक्विवेलेंट जो निकल के आएगा वो जो सबसे कम वाला होगा उससे भी कम आएगा, तो सी इक्विवेलेंट इन द सीरीज कॉम्बिनेशन इज लेस देन द सी लीस्ट, जो सबसे कम होगा उससे भी कम, ठीक है, क्लियर हुआ ये। अच्छा, अब एक काम करके देखो, चेक करो, वेरीफाई करो इस स्टेटमेंट का, वेरीफाई दैट कि मान लो कि हमारे पास तीन कैपेसिटर्स हैं, एक में है 2 माइक्रोफैरेड, एक में है 3 माइक्रोफैरेड और एक में है 6 माइक्रोफैरेड, चलो इनका इक्विवेलेंट निकाल के दिखाओ, इक्विवेलेंट निकालो, और क्या वो 2 माइक्रोफैरेड से कम आ रहा है, चेक करो, इसमें लीस्ट कौन सा है, 2। तो अगर आपको कभी कैपेसिटेंस कम करना हो तो उनको कैसे जोड़ना चाहिए, सीरीज में जोड़ दो, तो कैपेसिटेंस कम हो जाएगा। चलो कैसे करोगे इसको, 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, एलसीएम 6, यहां आएगा 3 प्लस 2 प्लस 1, कितना आया 6/6, सी इक्विवेलेंट कितना आया बोलो, 1 माइक्रोफैरेड, 1 माइक्रोफैरेड लीस्ट वाले से भी कम है, क्लियर हुआ ये, क्या हुआ, कोई डाउट है, डाउट है पूछ लेना, ठीक है, अगल बगल वाले से भी मत पूछना, क्या पता वो तुमसे कम जानता हो। बोलो, समझ में आया ये, तो फोर्थ वाले में आपको ये समझ में आ गया क्या, कि सी इक्विवेलेंट जो आएगा वो लीस्ट कैपेसिटेंस वाले से भी कम आएगा, ठीक है। अच्छा, नाउ अब फिफ्थ, फोर्थ हो गया था, फिफ्थ, आपने फॉर्मूला पढ़ा Q इज इक्वल टू सी अपॉन P, यही तो पढ़ा था, ठीक है। अच्छा, सी इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन क्या सेम रहता है, चार्ज कैसा है, हर एक में सेम है, सेम की मतलब ये हम कह सकते हैं कि ये कांस्टेंट हो गया, हर एक में सेम है मतलब कांस्टेंट हो गया, तो इसका मतलब है कि कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V if Q is कांस्टेंट, बोलो ये बात समझ में आ गई, क्लियर हुआ ये, तो ये या ऐसे कह सकते हैं कि जिसका कैपेसिटेंस कम होगा उसमें पोटेंशियल ड्रॉप सबसे ज्यादा होगा, इनवर्स रिलेशन निकल के आ गया, ये चीज क्लियर हुई सबको, अगर Q कांस्टेंट होगा तो C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V होगा, लेकिन वैसे C डिपेंड नहीं करता है Q और V पे, मैंने आपको पढ़ाया था ये कि C डज नॉट डिपेंड ऑन Q और V, बट मैथमेटिकली अगर मेरी ये चीज कांस्टेंट हो जाए तो C इनवर्स रिलेशन आ जाता है कि जिसका कैपेसिटेंस कम उसका पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा, ठीक है, उसमें पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा देखने को मिलेगा। अब सपोज दैट कि वी हैव अ सीरीज कॉम्बिनेशन लाइक दिस, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, इस पर भी चार्ज Q, इस पर भी चार्ज Q, इस पर भी चार्ज Q, इसके अक्रॉस ड्रॉप V1, इसके अक्रॉस ड्रॉप V2, इसके अक्रॉस ड्रॉप V3, और अगर आपसे डायरेक्टली पूछ ले कि मैंने इन तीनों को
एक बैटरी से कनेक्ट किया था जिसका नेट वोल्टेज ये था, तो मैं अब डायरेक्टली आपसे पूछूं कि V3 कैलकुलेट करो कि इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो मैं आपको एक देने वाला हूं डायरेक्ट रिजल्ट। क्या देने वाला हूं? डायरेक्ट रिजल्ट। या फिर एक ऑप्शन ये भी है आपके पास कि आप इन तीनों से सी इक्विवेलेंट निकालो और फिर चार्ज निकाल लो। क्या निकालोगे? चार्ज। तो V3 कैसे निकलेगा? Q को डिवाइड कर दो किससे? C3। बोलो। तो उसके लिए आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? चार्ज कैलकुलेट करना पड़ेगा, कितना चार्ज स्टोर हुआ है। तो जब चार्ज पता चल जाएगा ये तो आपको देगा, तो V3 कैलकुलेट कर लोगे। अदरवाइज व्हाट यू कैन डू, इसके अलावा ध्यान से सुनना, अगर मेरा Q कांस्टेंट था तो C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। तो अगर मैं पहले वाले कैपेसिटेंस की बात करूं तो यहां पर भी V1 होगा। बोलो। और आपको C इक्विवेलेंट भी कह सकते हैं अगर ये टोटल की बात कर रहे हो, टोटल कैपेसिटेंस, तो यहां वोल्टेज भी क्या होगा? टोटल होगा। आगे बात समझ में? इन दोनों का रेशियो ले लो, इन दोनों का रेशियो, तो क्या हो जाएगा? C1 अपॉन C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, जब इन दोनों का रेशियो लोगे तो इनवर्स रिलेशन है, ऊपर जाएगा V नेट, नीचे जाएगा V1। बोलो। क्लियर हो गई बात? ये सबको समझ में आया? इन दोनों का रेशियो लिया है, ठीक है। अब मुझे निकालना है, लेट से V1 निकालना है, तो V1 का फॉर्मूला क्या होगा? जरा ध्यान से देखो। V1 निकालना है तो क्या होगा? C इक्विवेलेंट डिवाइड बाई C1 एंड मल्टीप्लाइड बाई द टोटल वोल्टेज। आ गई बात समझ में? ये बात समझ में आ गई? ठीक है। तो अगर ये V1 निकालना है तो ऐसे निकाल देना कि C इक्विवेलेंट निकाल लिया आपने, उसको C1 से डिवाइड कर दो और टोटल वोल्टेज जो भी दे रखा वो यहां लिख दो। अगर आपको V2 निकालना है तो बहुत इजी है, यहां पे C2 लिखो, यहां C इक्विवेलेंट लिखो और टोटल वोल्टेज मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। अगर आपको वोल्टेज अक्रॉस द थर्ड कैपेसिटर निकालना है तो नीचे क्या लिखना है? C3, ऊपर उसका क्या लिखना है? इक्विवेलेंट डिवाइड मल्टीप्लाइड बाई V नेट। और या फिर अगर आपको nth कोई निकालना है, मतलब 15वां वाला निकालो, चौथे में निकालो, पांचवें में निकालो, तो V nth का फॉर्मूला क्या हो गया? C nth C इक्विवेलेंट मल्टीप्लाइड बाई V नेट। आ गई बात समझ में? तो ये फॉर्मूला नोट कर लो। अगर आपको डायरेक्टली क्या निकालना है? वोल्टेज ड्रॉप निकालो, अगर आपको टोटल वोल्टेज दे रखा है। क्लियर हो गई बात? ये जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, पहले ये नोट कर लो, फिर एक क्वेश्चन करवा देते हैं छोटा सा। तरीके दो हैं, या तो आप चार्ज निकालो, चार्ज को फिर निकाल लिया फिर तो आप कर ही लोगे वोल्टेज ड्रॉप, अदरवाइज आप डायरेक्टली भी कर सकते हो सी इक्विवेलेंट निकाल। चलो दोनों मेथड से अभी मैं बताऊंगा आपको। तो ये आप समझ में, सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल ड्रॉप इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस होता है, जिसका कैपेसिटेंस कम उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा।
कैलकुलेट V3, फाइंड V3 पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द थर्ड कैपेसिटर। ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना, nth का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वी एन एथ इज इक्वल टू सी इक्विवेलेंट डिवाइड बाई सी एन एथ मल्टीप्लाइड बाई टोटल वोल्टेज। कितना आया? हम्म, ये क्वेश्चन ऑब्वियसली सबसे पहले क्या कैलकुलेट करोगे, वो कैसे निकलेगा, तो ये कितना आएगा, सी इक्विवेलेंट तो पता चल गया आपको कितना आया, ठीक है। अब मुझसे V3 पूछा गया था, तो मैं यहां क्या करूंगा, C3, यहां पे सी इक्विवेलेंट मल्टीप्लाइड बाई टोटल वोल्टेज। सी इक्विवेलेंट आया 1, ये कितना था 6, टोटल वोल्टेज कितना था, बोलो 12, काट दो, कितना आया 2। अच्छा, इसके अक्रॉस अगर निकालना होता, V2 निकालना होता, तो V2 में कितना, ये 3 था, ऊपर 1 था, मल्टीप्लाइड बाई 12, कट गया, कितना आएगा 4 वोल्ट, ठीक है। क्या हुआ, V1 निकालना है, इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना है, तो क्या करोगे, सी इक्विवेलेंट तो 1 आया, इसके क्रॉस कितना था इसका कैपेसिटेंस 2 मल्टीप्लाइड बाई 12, टोटल वोल्टेज दैट इज 6 वोल्ट, तो V1 आ जाएगा 6 वोल्ट, है ना। अब इंटरेस्टिंग चीज पता चली कि जिसका कैपेसिटेंस सबसे कम उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप सबसे ज्यादा। इधर वोल्टेज ड्रॉप कितना आया 4 वोल्ट, इधर कितना आया, ये चीज क्लियर हुई, जिसका कैपेसिटेंस सबसे कम उसका अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा। तो कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स है, ये छोटी छोटी बातें हैं, और यही जो मैं नोट्स में लिखवा रहा हूं, यही जो इनवर्सली रिलेशन हो जाता है, तो कहीं लिख लेना भैया यहीं पे, इफ Q इज कांस्टेंट C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, अगर कैपेसिटेंस कम तो वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे क्या करेंगे, वो ये सोचेंगे कि हम थोड़ा सा इजी कर लेते हैं अपने लिए जिंदगी, तो वो क्या करेंगे, सी इक्विवेलेंट क्या होता है, Q डिवाइड बाई V, सी इक्विवेलेंट 1 आया, चार्ज निकाल लिया उन्होंने, कितना आया 12 माइक्रो कूलम। अच्छा, यहां पर ये माइक्रो फैरेड था 1, बोलो, तो जब 12 का मल्टीप्लाई करोगे तो चार्ज माइक्रो कूलम में आएगा, किसमें आएगा, माइक्रो कूलम। अब जब चार्ज निकाल लिया उनने, तो वोल्टेज V3 निकालने के लिए क्या करेंगे, Q डिवाइड बाई C3, तो यहां लिखेंगे वो 12 और यहां लिखेंगे 6 माइक्रो फैरेड, ये माइक्रो से माइक्रो कटा, यहां से ये कटा, और कूलम अपॉन फैरेड क्या होगा, तो वो कुछ बच्चे चार्ज निकाल लेंगे इसके बाद करेंगे। तो जब आप सी इक्विवेलेंट निकाल चुके हो, तो फिर चार्ज कैलकुलेट करने से अच्छा है कि फॉर्मूले में डायरेक्ट रख दो ना, वोल्टेज दे रखा था तो डिवीजन तुरंत पता चल जाएगा कितना डिवाइड होगा, आगे बात समझ में, ठीक है। चलो, अगर ये समझ में आ गया तो सीरीज हमारा कनेक्शन अभी, लेकिन क्वेश्चन अभी नहीं किया है, पहले दोनों समझ लो, पैरेलल का भी समझ लो और सीरीज का भी समझ लो, फिर इसके बाद क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद हो जाएगा, और ये बात ध्यान रखना, उल्टा होता है ये बी और सी इनवर्स रिलेशन, ठीक है। या फिर ऐसे भी कर सकते हो, C1 सॉरी V1 अपॉन V नेट इज इक्वल टू सी इक्विवेलेंट डिवाइड बाई C1, या ऐसे कर लो nth, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो V nth इज इक्वल टू सी इक्विवेलेंट डिवाइड बाई C nth मल्टीप्लाइड बाई V नेट। अगर आपको फॉर्मूला तुरंत नहीं बना पा रहा है, इनवर्स रिलेशन याद रखना, V nth का क्या रहेगा, यहाँ C nth टोटल वोल्टेज तो टोटल कैपेसिटेंस, ये इधर मल्टीप्लाई कर दो, बन गया फॉर्मूला। फिर आपसे पहले वाले का पूछ रहा है, दूसरे वाले का पूछ रहा है, तीसरे वाले का पूछ रहा है, चौथे में कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, किसी भी के अक्रॉस बताओ, क्लियर हो गया ये। चलो भाई, नाउ राइट डाउन
कैपेसिटर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, किस कॉम्बिनेशन में है? कैपेसिटर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। कैपेसिटर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल का मतलब क्या है, ध्यान से सुनो। एक कैपेसिटर, ये तीनों के हेड एक साथ, तीनों के टेल एक साथ, और इन तीनों को एक बैटरी से ऐसे कनेक्ट कर दिया, प्लस माइनस। ठीक है, इसका कैपेसिटेंस C1, इसका कैपेसिटेंस C2, इसका कैपेसिटेंस C3। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ये प्लस वाली बैटरी, जो सॉरी प्लस टर्मिनल ऑफ द बैटरी विल पुल आउट द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन देगी तो इसमें से भी इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो यहां पर क्या क्रिएट होगा? पॉजिटिव चार्ज। यहां पर भी पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, यहां पर भी पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। ध्यान से सुन, समझ में आ रहा है ये? लेकिन सभी प्लेट से इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पुल आउट नहीं कर पाएगी। क्लियर हो गई बात ये? तो इसमें जो चार्ज स्टोर होगा वो कितना होगा? Q1। इसमें चार्ज स्टोर होगा Q2। इसमें जो चार्ज स्टोर होगा वो क्या होगा? Q3। क्लियर हो गई बात ये? क्योंकि तीनों से अलग अलग अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पुल आउट किए होंगे, तो Q1 इससे हो गया, Q2 इससे, Q3 इससे, तीनों में अलग अलग चार्ज स्टोर होगा। आई बात समझ में? सीरीज में क्या हो रहा था? तीनों में चार्ज सेम था, पैरेलल में तीनों में चार्ज अलग अलग है, अगर कैपेसिटेंस अलग अलग। इधर पर भी निगेटिव चार्ज, इधर पर निगेटिव चार्ज। अच्छा, ये निगेटिव क्यों आया इन प्लेट्स पर? क्योंकि ये किससे कनेक्टेड थे? इधर से सप्लाई हो रही होगी इलेक्ट्रॉन से, तो यहाँ निगेटिव चार्ज आ गया। अच्छा, इसका अगर पोटेंशियल क्या है? V कितना है? पोटेंशियल कितना है इसका, बैटरी का? V। तो यही पोटेंशियल, मतलब इतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इस वाले के अक्रॉस भी है, सेकंड वाले के अक्रॉस भी है, और थर्ड वाले के, मतलब इन तीनों को सेम ही पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। ये बात सबको समझ में आई? क्योंकि इधर के दोनों तार गए हैं और इसके देखो हेड और टेल में जोड़े हैं, इसके भी हेड एंड टेल में जोड़ा हुआ है, इसके भी हेड एंड टेल में वही सेम पोटेंशियल दिया है। इसका मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में V कैसा हो जाएगा? सेम। तो अगर तुमको आइडेंटिफाई करना है कि कोई भी कैपेसिटर्स पैरेलल है या नहीं है, तुम बस ये चेक करो कि उनके टर्मिनल्स सेम पोटेंशियल डिफरेंस पे हैं या नहीं। तो वो दोनों कैसे हो गए? पैरेलल। अगर V सेम है उनके अक्रॉस तो समझ जाना क्या है, वो पैरेलली कनेक्टेड है। क्लियर है? और क्या डिफरेंट होगा? क्या डिफरेंट होगा? चार्ज अलग अलग होगा, या कहें कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा। डिवाइड नहीं, क्या बोलेंगे? डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यहां पे अलग होगा, Q1 Q2 एंड Q3। ये बात सबको समझ में आ गई? पैरेलल कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? सीरीज में क्या सेम होता है? क्या डिवाइड होता है? वोल्टेज। यहां पर क्या डिवाइड हो रहा है? चार्ज। क्या सेम रहेगा? आ गई बात समझ? नोट करो पहले डायग्राम। और इनका इक्विवेलेंट डायग्राम क्या होगा? कि हमने इन तीनों की जगह सिर्फ एक ही लगाया। ठीक है, कितना वोल्टेज था इस, कितना वोल्टेज दिया? V वोल्टेज दिया। टोटल कितना चार्ज स्टोर हुआ? Q। टोटल चार्ज कितना स्टोर हुआ? Q। जितना वोल्टेज यहां दिया उतना ही वोल्टेज इधर दिया, इस पर टोटल चार्ज कितना है? Q।
नाउ यू सी, अगर मैं आपसे बोलूं अच्छा इन तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैसा है, सेम है। तो अगर मैं बोलूं Q1 कितना होगा, फॉर्मूला क्या कहता है, Q अपॉन V होता है, तो Q निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, C इंटू वी करना पड़ेगा। तो Q1 इज इक्वल टू क्या होगा, C1 इंटू वी। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस तो V है ना इसके अक्रॉस, तो C1 इंटू वी। Q2 चार्ज कितना स्टोर हुआ होगा, C2 इंटू वी। Q3 चार्ज कितना स्टोर हुआ होगा, C3 इंटू वी। बोलो, है ना। अगर हम बात करें टोटल चार्ज कितना स्टोर हुआ होगा, तीनों में स्टोर हो रहा है ना एक एक करके, C1 C2 Q1 Q2 Q3, तो टोटल चार्ज कैसे लिखोगे, C इक्विवेलेंट इंटू V। इतनी बात समझ में आ गई। चलो, सो वी कैन से दैट द टोटल चार्ज कैसे निकलेगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो टोटल चार्ज Q कैसे निकालोगे, C इक्विवेलेंट मल्टीप्लाइड बाई V। अच्छा Q1 कैसे लिखोगे, C1 इंटू वी, C2 इंटू वी, C3 इंटू वी। क्या कॉमन उठाओगे, V, तो ये हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। यहां पर क्या है, C इक्विवेलेंट इंटू V, V से V कैंसल आउट, तो यू गॉट द फॉर्मूला फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, कि तीनों में कैपेसिटेंस क्या करना है, सिंपली ऐड कर देना। और सीरीज के केस में रेसिप्रोकल का सम चलेगा, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये चीज समझ में आ गई, फॉर्मूला इजी है। चलो नोट करो। अच्छा, इससे पहले वाला वोल्टेज वाला ड्रॉप का फॉर्मूला समझ में आ गया ना आपको, वोल्टेज ड्रॉप समझ में आ गया, गुड। अब यहाँ क्या डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, चार्ज। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि तीसरे में कितना चार्ज स्टोर होगा, वैसा आप कर पाओगे, तीसरे में कितना चार्ज स्टोर होगा, सेकंड वाले में कितना चार्ज स्टोर होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला निकालना। चलो अभी करेंगे, पहले ये नोट कर लो, अभी तो बहुत कुछ है पढ़ना है पैरेलल वाले का। अच्छा, आप लोग फीस जमा कर दो, जिनकी फीस जमा नहीं है, ये अब डीपीपी जो दूंगा मैं, फिर भाई ऐसे नहीं निकालूंगा, किसी दिन कुछ आ रहे हैं किसी दिन कुछ आ रहे हैं, आप दे देना, बाद में दे देना। लेकिन फीस सबमिशन होने के बाद ही फिर मैं काउंट करता हूँ, मैं बच्चों की एंट्री करने के बाद उतनी ही डीपीपीस निकाल के लेके आऊँ। मैं फालतू में फिर लिखूं काटूं, फिर लिखूं काटूं कि ये बच्चा आएगा नहीं आएगा, ये आएगा नहीं आएगा। जितने रजिस्टर्ड हो चुके हैं उतनी उतनी डीपीपी काउंट करके लेके आऊंगा, क्योंकि अभी क्वेश्चंस यहाँ पर तो इतने पॉसिबल नहीं है, लेकिन डीपीपीस में रहेंगे क्वेश्चन तो वो जरूर लगा लेना। इतना समझ में आ गया। चलो अब लिखो स्पेशल केसेस, और वी कैन से नोट, नोट लिखो। राइट डाउन नोट, या कहें स्पेशल केसेस। पहला, फॉर एन कैपेसिटर्स, फॉर एन कैपेसिटर्स सी इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा बताओ, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट 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 अप टू C। ठीक है, दूसरा, फॉर या फिर इफ C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3 इज इक्वल टू डॉट 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 अप टू CN, सभी इक्वल है और कितने हैं, C। ठीक है, तो C इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, C प्लस C प्लस C कितने टाइम्स, n टाइम्स। तो ये क्या हो जाएगा, n टाइम्स फॉर द केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर मैंने इस तरीके के कैपेसिटर्स जिनका सभी का डॉट 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 इस तरीके से, ये भी सी, ये भी सी, ये भी सी, लास्ट वाला भी सी, ये nth वाला है, कितने हैं टोटल, n कैपेसिटर्स हैं। ठीक है,
तो सी इक्विवेलेंट डायरेक्टली निकाल लेना कि जो भी कैपेसिटर दे रखा है उसको एन से मल्टीप्लाई कर। जैसे 2 के लगे हुए हैं और 20 लगे हुए हैं तो क्या करोगे 20 इंटू 2 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड होता और टोटल एन की वैल्यू कितनी होती 20। तो फिर यहाँ पे क्या करोगे 20 कैपेसिटर्स हैं और 2 माइक्रोफेरेड के हैं तो टोटल कितना हो जाएगा सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 40 माइक्रोफेरेड, डायरेक्ट रिजल्ट। ठीक है, अब केस नंबर 3, जो सी इक्विवेलेंट कैलकुलेट करोगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है, वो उसकी वैल्यू विल बी बिगर देन द सी लार्जेस्ट। जो सबसे लार्जेस्ट वाला होगा उससे भी बड़े के वैल्यू आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कैपेसिटेंस बढ़ाना चाहते हो तो कैपेसिटर्स कैसे ऐड करने चाहिए पैरेलल। कैसे ऐड करने चाहिए पैरेलल। अगर तुम्हें कैपेसिटेंस बढ़ाना है तो आप कैपेसिटर्स को कैसे ऐड करोगे पैरेलली। क्लियर हो गई बात ये। सो टू इंक्रीज, नोट करके लिख लो, टू इंक्रीज कैपेसिटेंस we need to join capacitors in parallel combination। अगर कैपेसिटेंस बढ़ाना चाहते हो तो पैरेलली जोड़ दो। कितने पॉइंट हो गए 3। अब चौथा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट क्या है, लिसन। आर्यन क्या हुआ, सो क्यों रहा, हाँ सो नहीं रहा है। फोर्थ पॉइंट, तुमने देखा कि V कैसा है, सेम है फॉर द केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। और आपने पढ़ा क्या, Q इज इक्वल टू क्या होता है सी वी, बोलो, है ना, यही तो आया था फॉर्मूला। तो V सेम है, इसका मतलब चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा C। अगर V कांस्टेंट है, बोलो, V कांस्टेंट ले लिया तो Q इज प्रोपोर्शनल टू C। इसका मतलब है कि उसमें चार्ज ज्यादा स्टोर होगा जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा है। जैसे वहां उल्टा केस था कि पोटेंशियल ड्रॉप उसमें ज्यादा होगा जिसका कैपेसिटेंस कम है। यहां पर क्या है कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C आया। इसका मतलब क्या है कि Q विल बी मोर स्टोर्ड इफ C इज मोर। क्लियर हो गई बात ये। तो अगर मेरे पास Q1 अपॉन Q नेट कर दूं, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, डायरेक्ट रिलेशन है कैपेसिटेंस। ये हो जाएगा C1 अपॉन C इक्विवेलेंट, बोलो। तो जो यहां पर इस तरीके से दो कैपेसिटर लगे हुए हैं, एक है C1, एक है C2, ठीक है, और तुम्हें टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट पता, अगर तुम्हें टोटल चार्ज दे रखा होगा कितना डिस्ट्रीब्यूट होना है, ठीक है, तो तुमसे अगर पूछे कि इसमें कितना चार्ज जाएगा तो आपको डायरेक्ट रिजल्ट, क्योंकि इसमें क्या डिवाइड हो रहा होगा, बोलो, चार्ज ही तो डिवाइड हुआ, चार्ज डिवाइड हो रहा है, तो चार्ज डायरेक्टली कैसे निकालोगे इस रिलेशन से, Q1 अपॉन Q नेट इज इक्वल टू C1 अपॉन C इक्विवेलेंट। तो हम बोलेंगे कि फर्स्ट वाले में चार्ज कितना स्टोर होगा C1 अपॉन C इक्विवेलेंट मल्टीप्लाइड बाय द टोटल चार्ज स्टोर्ड, बोलो, क्लियर हुआ। तो अगर मैं बात करूं Q2 की निकालने की तो क्या करोगे C2 अपॉन C इक्विवेलेंट और टोटल चार्ज स्टोर्ड, या डॉट डॉट डॉट। अगर nth वाले में पूछ रहा है कि सर चौथे वाले में बताओ, पांचवें वाले में बताओ, ठीक है, तो क्या करोगे C nth डिवाइड बाई C इक्विवेलेंट मल्टीप्लाइड बाई द टोटल चार्ज, ठीक है। और सिंपल फॉर्मूला कि अगर ये तो तब की बात चल रही है जब वोल्टेज गिवन नहीं है, टोटल चार्ज दे रखा है तुमको, ठीक है, लेकिन अगर तुमको ये पोटेंशियल डिफरेंस पता है तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। Q1 इज इक्वल टू क्या होगा C1V, Q2 क्या होगा C2V, Q3 क्या होगा C3V, और QNth क्या होगा CNth V। बोलो समझ में आ गया। तो या तो ये फॉर्मूला लगा लेना
और अगर वोल्टेज नहीं दे रखा है, चार्ज दे रखा है टोटल, तो ये लगा दे। और फॉर्मूला शीट अपनी खुद बनाओ। सर टेलीग्राम से मिल गई, यूट्यूब से लिंक मिल गया, ये हो गया वो हो गया, ना भाई ना। 12th तुम्हारी है, पेन पेपर तुम्हारे रगड़ने चाहिए। रेफरेंस किसी से भी उठाओ, एच सी वर्मा उठा लो, एस एल अरोरा उठा लो, डीसी पांडे उठा लो, कोई भी बुक उठाओ, फॉर्मूला शीट तुम्हारी खुद के हाथों से बनी हुई होनी चाहिए। और एक शीट मैक्स टू मैक्स 2 शीट, भारी भारी हाथी जैसा नहीं लिखना उस पर। इट शुड बी लाइक अ चीट कोड, है ना। तो सारी एक ही पेपर में पूरे चैप्टर के फॉर्मूला शीट लिख डालना, ताकि जब आप उस चैप्टर के बारे में पढ़ो तो अपने साथ में वो फॉर्मूला शीट रख लो। इफ इन केस कभी किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो उस फॉर्मूला शीट को देख ले। समझ आ रहा है ये? बंद करो फोन। ये क्लियर हो गया फॉर्मूला? चलो, अब एक फिफ्थ नोट है, लास्ट नोट, दैट अगर मान लो कि आपके इक्वल कैपेसिटर्स पहले पैरेलल में लगाए गए। कैसे लगाए गए? पैरेलल। तो पैरेलल में क्या होता है? एन टाइम्स सी। क्या हो जाता है? एन टाइम्स सी। और जब सीरीज में लगाओगे उन्हीं कैपेसिटर्स को जो इक्वल थे, उनको अगर आप सीरीज में लगाओगे तो क्या हो जाएगा? सी बाई एन। क्या हो जाएगा? सी बाई एन। सो क्वेश्चन ऐसे आया जैसे कि 3 कैपेसिटेंस हैं, तीनों इक्वल कैपेसिटर्स हैं, और पहले उनको लगाया गया कैसे? पैरेलली, एंड देन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। बताओ उनके जो पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन का रेशियो क्या होगा? तो क्या करोगे? पैरेलल का कॉम्बिनेशन डिवाइड बाई सीरीज का कॉम्बिनेशन। क्या बनेगा? एन टाइम सी। ये हो जाएगा सी बाई एन। तो ये एन इंटू एन बाई सी, कट गया, क्या आया? एन स्क्वायर बाई 1। सो वी कैन से दैट पैरेलल कॉम्बिनेशन डिवाइड बाई द रेशियो ऑफ सीरीज क्या आता है? एन स्क्वायर रेशियो 1। ये नोट कर लो, डायरेक्ट रिजल्ट है ये। और इससे क्वेश्चन आ सकता है, एमसीक्यू टाइप में आ सकते हैं। क्लियर हुआ ये? जैसे एक क्वेश्चन है कि ये 3 कैपेसिटर हैं, 3 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड, और इनको पहले पैरेलल में लगाया, पहले सीरीज में लगाया गया, फिर पैरेलली कनेक्ट कर दिया गया। ठीक है, बताओ इनका सी पैरेलल टू सी एस क्या होगा? चलो एक क्वेश्चन और करो, ये ऐसे करो। हाँ पहले यही बताओ, थोड़ा ट्रिकी है। क्या होगा? कितने हैं? इक्वल है, इक्वल तो कट गया ना, वो सी से सी तो कट जाएगा, सी की वैल्यू का कोई मतलब नहीं है। कितने थे? 3 थे। तो क्या होगा? 3 का स्क्वायर मतलब 9:1 आएगा। अगर ये 4 होते तो कितना हो जाता? बोलो। अगर ये 4 होते तो फिर क्या हो जाता? 16:1। हाँ, डायरेक्ट रिजल्ट याद रहेगा। चलो गुड, हो गया यही। सीरीज कॉम्बिनेशन खत्म, पैरेलल कॉम्बिनेशन खत्म। अब हम लगाएंगे क्वेश्चंस। ठीक है, चलो। मिटा दें इसको, क्वेश्चंस करते हैं। अभी पहले कुछ सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, फिर हम थोड़े थोड़े कॉम्प्लेक्स नेटवर्क देते जाएंगे, फिर आपको ढूंढना पड़ेगा कि किस तरीके से इक्विवेलेंट निकलेगा। तो एग्जांपल है ये 45 SL का, and states that two capacitors have a capacitance of 5 microfarad when connected in parallel. दो कैपेसिटर्स है, when they are connected in parallel they have the C equivalent, C equivalent आया इनका 5 माइक्रोफैरेड। जब इनको कैसे कनेक्ट किया गया? पैरेलल। एंड 1.2 माइक्रोफैरेड when they are connected in series। और जब इन्हीं दोनों कैपेसिटर्स को कैसे कनेक्ट किया गया? सीरीज में, तो दे गॉट
C equivalent in the series as 1.2 microfarad. Calculate their capacitance. C1 C2 बताओ कितना हो? C1 C2 बताओ क्या हो? जब पैरेलली कनेक्ट किया तो इतना था, सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो इतना है। C1 C2 की वैल्यू निकालो क्या होगी? क्या हुआ? कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। 4.16 क्या, किसकी वैल्यू है? बोलो। पैरेलल में क्या होता है सर? C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। सीरीज में क्या होता है? प्रोडक्ट डिवाइड बाई सम। मिल जाएगा, बोलो। हाँ, तो C1 इंटू C2 क्या हो जाएगा? ये तो 5 है ना? कितना होगा C1 C2? कितना हो जाएगा? 6। बोलो। स्क्वायर होगा ही ना, बट इसके वैल्यू पे ध्यान देते हैं अभी। ठीक है, क्या हो जाएगा? 6। इधर इसकी वैल्यू पे 5, वैल्यू पे ध्यान दो। इधर ये 1.2। हेलो, हेलो, हेलो। जी सर। सर अभी कोचिंग पढ़ा रहा हूँ, 12th का। ठीक ठीक। चलो ये हो गया। अब एक काम करते हैं, यहां से वैल्यू निकाल लो, यहां रख दो। C2 इज इक्वल टू क्या होगा? 6/6/C1। रख दो। C1 प्लस 6/C1 इज इक्वल टू 5। C1 स्क्वायर प्लस 6 डिवाइड बाई C1 इज इक्वल टू 5। C1 स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 5 C1। C1 स्क्वायर माइनस 5 C1 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। क्या आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नजर आई C1 में? सॉल्व कर दो। क्या है वैल्यू? 2 और 3। ये आता है दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ये नहीं आती सॉल्व करनी? ये नहीं आता सॉल्व करना? ये सॉल्व करनी आती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी तो आती होगी। हाँ हाँ हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना ये आता है। हाँ ये आता है तो सॉल्व करो, बताओ क्या आएगा। C1 निकालो। C1 कितना आया? 2 आया है C1, और 3, दो वैल्यू आई होगी। हाँ, तो अगर मैंने C1 इसको 2 ले लिया तो ये 3 हो जाएगा। इसको अगर तुमने 2 ले लिया तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इनको सॉल्व करोगे देन यू विल गेट C की वैल्यू, C1 की वैल्यू 2 और 3। तो हम कह सकते हैं C1 इज इक्वल टू 2 माइक्रोफेरेड, तो C2 क्या हो जाएगा? 3 माइक्रोफेरेड। और अगर C1 इज इक्वल टू 3 माइक्रोफेरेड, C2 क्या हो जाएगा? 2 माइक्रोफेरेड। क्लियर हुआ है? जी। एक और एग्जांपल देखते हैं। 3 कैपेसिटर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस, मतलब 3 कैपेसिटर्स हैं और तीनों की वैल्यू कैसी है? सेम है। व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, जब इनको सीरीज में कनेक्ट किया गया तो कैपेसिटेंस आया C1। एंड व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल,
पैरेलल में कनेक्ट किया तो इनका कैपेसिटेंस आया C2। एग्जांपल है 46। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C1 अपॉन C2? सीरीज में पूरा कॉम्बिनेशन क्या आया C1, पैरेलल में क्या आया C2। C1 अपॉन C2 का रेशियो बताओ क्या आएगा? गलत है आंसर। 3 कैपेसिटर सीरीज में लगेंगे तो आंसर आएगा C/3। पैरेलल में लगेंगे तो क्या आएगा 3 टाइम्स C। उठाओ वैल्यू पटक दो। C/3 डिवाइड बाई 3C क्या आएगा C/9। C कट जाएगा क्या आएगा 1:9।
सारा गेम खराब। चलो क्या स्कैनर चाहिए, क्यूआर कोड? कर पाओगे ये क्वेश्चन?